मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग अब दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं बात करूंगा आपसे आज द्वैध शासन व्यवस्था पर। और ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हुए, आखिर इस द्वैध शासन व्यवस्था ने कैसे बंगाल को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, इस विषय में मैं बात करूंगा आप लोगों से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेंगे और आपके चहेते प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और यही मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, द्वैध का मतलब दो होता है। आखिर द्वैध का क्या से है और द्वैध शासन व्यवस्था के चलते आखिर क्या ऐसा हुआ जो बंगाल पूरा जर्जर अवस्था में अराजकता और वहां अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का दौर उत्पन्न हुआ, वो क्या है ऐसा, मैं उस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूं इस पर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं भारत के लिए भी घातक सिद्ध हुई आपके। और मैं बताऊंगा इस सीरीज में आप लोगों को कि द्वैध शासन व्यवस्था जिस समय हुई बंगाल में लाई गई, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, आप सर्च करते रहिए। जब बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई तो बंगाल का नवाब कौन था, इस पर आप सर्च करते रहिए। इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी देर में अभी आपसे। पहली बार बताऊंगा आपको कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था आखिर आई है, तो इस द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। जनक मान होता है फादर ऑफ द डार्की सिस्टम, ये वाला। तो आप इसका उत्तर बताएंगे द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन है, लियोनल कार्टिस। मैं पीछे भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि लियोनल कार्टिस द फादर ऑफ डार्की सिस्टम, यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बताऊंगा इनकी पुस्तक है जो लियोनल कार्टिस है, इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है, एक डार्की इनकी पुस्तक का नाम है, यहां से डायरकी इनकी पुस्तक का नाम है, डायरकी। डायरकी का अर्थ ही होता है द्वैध शासन। द्वैध माने दो स्तरों पर लागू होने वाली व्यवस्था। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि द्वैध शासन व्यवस्था भारत में कहां से आरंभ हुई है। यह अनायास ही आपके मन में प्रश्न आएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था भारत में कहां शुरू हुई। क्या ये अवध में शुरू हुई, क्या ये हैदराबाद में शुरू हुई, क्या ये बंगाल में शुरू हुई, क्या ये पंजाब में शुरू हुई। तो आप बताएंगे इसका उत्तर, ये द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में शुरू हुई। ये उस समय की बात है जब मैं आपको ले जाऊंगा सीधा, यानी ये उस दौर की बात है जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। और आप जानते हैं बक्सर का युद्ध कब समाप्त हुआ, जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में लड़ा गया। और बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की पराजय हुई। तो मैंने बताया संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उद्दौला, ये तीनों संयुक्त सेना पराजित हुई। और उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया, जो पीछे आपसे चर्चा कर चुका हूं। चूंकि मैं बक्सर के युद्ध में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में बक्सर के युद्ध में चर्चा कर चुका हूं। मेरा आशय यहाँ द्वैध शासन व्यवस्था से उस पर फोकस करेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई है वो बंगाल से हुई है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और वर्ष 1765, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो दो स्तरों पर लागू की गई है वो किस वर्ष आरंभ हुई, तो आप बताएंगे 1765 में लागू हुई है। और ये व्यवस्था बंगाल में कितने वर्ष चली, तो ये व्यवस्था बंगाल में 7 वर्ष तक चली। कितने दिन तक चली है, 7 वर्ष तक चली आपके। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का दौर है, लूट का दौर है, लूट जो खसोट मचाई जाती है, भ्रष्टाचार का दौर है, अराजकता का दौर है, अव्यवस्था का दौर है, शोषण का दौर है, वो यहाँ 7 वर्ष तक रहा। यानी मैं कह सकता हूं 1765 से ये 1772 तक ये व्यवस्था रही आपके, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तक। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। इन मेरी बातों को बड़े गौर से सुनेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि द्वैध व्यवस्था लागू हुई है, तो इस द्वैध व्यवस्था में किन किन के मध्य संधि हुई, आप जानते होंगे। द्वैध शासन व्यवस्था जिस समय हुई तो उस समय इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की पहली संधि, उसमें मैं आगे जाकर चर्चा करूंगा। मेरा आशय यहाँ द्वैध शासन से पहले फिर बताऊंगा, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था इलाहाबाद की प्रथम संधि का ही परिणाम है। और मैं आपके लिए बता देता हूं इलाहाबाद की पहली संधि किस किस के मध्य हुई है। उस समय लॉर्ड क्लाइव जो कि बंगाल का उस समय गवर्नर बन के दूसरी बार आया था, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त
1765, इसको याद कर लेंगे। 12 अगस्त, यहां पर मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक बार और। 12 अगस्त को ये संधि हो रही है, 12 अगस्त 1765 को ये संधि हो रही है यहां पर। अब मैं बताऊंगा आपको, इस संधि के अंतर्गत कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब दोनों के मध्य जो प्रशासन की व्यवस्था है क्या है, यानी द्वैत शासन का अर्थ होता है, यानी कंपनी क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और नवाब, उस समय नवाब कौन है मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, सर्च करते रहिए उस समय बंगाल का नवाब कौन था। सर्च कर भी लिया होगा शायद आपने, और नहीं भी किया है तो उसका उत्तर मैं बता देता हूं। उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप बताइए। नवाब था उस समय नजमुद्दौला। कौन नवाब है आपके समय, बंगाल का नवाब है नजमुद्दौला। मैंने यहां लिखता हूं नजमुद्दौला, ये बंगाल का नवाब था। इसे नजमुद्दौला भी कहते हैं, नजमुद्दौला या नजमुद्दौला, उसमें बंगाल का नवाब था। इस नवाब के साथ में और जो कंपनी के मध्य प्रशासन की व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है, जो मैंने लिखा है यहां पर। अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये जो द्वैत शासन व्यवस्था है, ये इसकी विशेषता क्या है, इसने अपनी क्रूरता की सारी हदों कैसे लांघ दिया। ये व्यवस्था उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यहां से करें उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व को शो करती है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, यानी नवाब को हमारे यहां पर उत्तरदायित्व दिया भी गया और नहीं भी दिया गया, कुछ अधिकार सौंपे गए पर शक्तियां नहीं है आपके पास। आखिर इस द्वैत शासन व्यवस्था में ऐसा क्या हुआ, तो मैंने इसको बड़ी सरल भाषा में बनाया आपके लिए यहां पर। यानी इस व्यवस्था में प्रशासनिक दायित्व ये वाले तो बंगाल के नवाब को सौंपे गए यहां पर, यानी जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं किसके, प्रशासन के, ये सारे प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के हाथों में, नवाब के हाथों में दे दिए गए। लेकिन जो रेवेन्यू मैटर है, यानी जो वित्तीय मामले हैं, धन संबंधी मामले हैं, वित्त से जुड़े मामले रेवेन्यू के, इनकी वसूली यानी कि इनके कलेक्शन का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, यानी कि दीवानी अधिकार कंपनी के पास, धन संबंधी अधिकार कंपनी के पास प्राप्त हुए, और जो प्रशासनिक दायित्व कंपनी ने वो नवाब को दे दिए। दो स्तरों पर व्यवस्था लागू हो रही है, यानी उगाही का अधिकार, धन के उगाही का अधिकार किसको प्राप्त हुआ, कंपनी को, और जो प्रशासन का दायित्व कंपनी ने वो किसको दे दिया, वो दे दिया आपके नवाब को। इसी को द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। इतिहास में इसका नाम द्वैत शासन है, पर मैं इसको रिसर्च करके कहता हूं ये लूट खसोट की व्यवस्था थी, ये बंगाल को शोषण की व्यवस्था थी। दोहरे स्तर बंगाल को लूटा गया, एक ओर तो बंगाल में लुटाई हो रही थी और दूसरी ओर बंगाल के जो जनजीवन था, आम जनजीवन था, उसको इतना त्रस्त कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया कि पूरे बंगाल का शिल्पी ढांचा, वहां का मजदूरों का ढांचा, वहां किसानी का ढांचा, ये पूरी तरह चरमरा गया और बंगाल गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस गया कि जहां सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं रह गया। उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे कुछ क्षणों के बाद। मैंने बता दिया आपको, इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप इसको ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आपके, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से ही ये वीडियो आगे वायरल होगी आपके, और आपके सभी चहेते लोगों तक ये पहुंचेगी आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर द्वैत शासन को लोग इतने सरल अंदाज में नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। द्वैत माने दो स्तरों पर लागू होने वाली व्यवस्था। मैं आपको इस चरण में बताऊंगा, जो भी थोड़ी देर पहले कहा मैंने आपको कि ये 12 अगस्त यहां पर 12 अगस्त 1765 को संधि हुई है, यानी ये किसके मध्य हुई थी, इलाहाबाद की संधि। लॉर्ड क्लाइव जो उस समय गवर्नर थे बंगाल के, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हैं, ये बता दिया मैंने आपको। इसे क्या कहते हैं यहां पर, इलाहाबाद की संधि। क्या कहते हैं, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। इसी संधि के अंतर्गत जो व्यवस्था चरमराई है बंगाल की, वो कहीं ना कहीं, अब चूंकि संधि आप कहें संधि की क्यों जा रही है, क्योंकि संधि मजबूरी थी, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जहां मुगल शासक हार गए आपके, उसी क्रम में बंगाल के नवाब भी थे, जो अपदस्थ नवाब है वो हार चुके हैं, और इसी संधि में आपके इसी के युद्ध के अंतर्गत एक और बड़ी हार हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला की। ये वित्तीय मामले में लिखा है यहाँ, ये किसको मिले, कंपनी को, फिर बता रहा हूं पुनः, और प्रशासन किसको मिला है, नवाब को। ये बार बार बता रहा हूं आपको
इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्रता थी। ये बुराई है इसकी, नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्रताएं थी, अर्थात दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नवाब को पूरा प्रशासन संभालना है, जो कुछ धन कंपनी को दे देगी उसी धन के आधार पर। यानी इस संधि के तहत जो इलाहाबाद की संधि हो रही है, इसके अंदर कंपनी को मुगल शासक से दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। आखिर दीवानी माने राजस्व संबंधी अधिकार, तो ये दीवानी के अधिकार कंपनी को कहां मिले हैं, तो आप बताइए, उसे बंगाल में, उसे बिहार में और उड़ीसा में। यानी कि जो मुगल शासक हैं, मुगल शासक ने इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत जो आपकी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, तत्कालीन जो गवर्नर है बंगाल के, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव कह लीजिए या लॉर्ड क्लाइव कह लीजिए, उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी माने जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है, धन प्राप्ति का अधिकार है, धन संग्रहण का अधिकार है, वो कंपनी को मिल गया। और यहां से कंपनी ने बड़ी चालाकी से दीवानी के लिए अपने दो कार्यालय बनाए। एक कार्यालय बनाया उसने मुर्शिदाबाद में यहां पर, और दूसरा कार्यालय बनाया उसने पटना में। आप जानते होंगे मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी बनाई, वो किसने बनाई है, वो बनाई है मुर्शीद कुली खान ने, जो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था। मैंने पीछे बताया आपको, जो मुर्शिदाबाद है वो औरंगजेब के शासनकाल में उपदीवान नियुक्त हुआ था, लेकिन सही अर्थों में उसके सूबेदार जो बनाया गया वहां पर, वो फर्रुखसियर, मुगल वंश के शासक हैं फर्रुखसियर। उन्होंने 1717 ईस्वी में, यहां पर 1717 ईस्वी में, यहां लिख देता हूं, 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया यहां पर, और इसने बंगाल को पूरी तरह बदल के रख दिया। बंगाल में बहुत बड़ा विकास किया किसने, मुर्शीद कुली खां ने, और उसी ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया, किसकी, बंगाल की। अब ये मुर्शिदाबाद क्षेत्र बन गया आपके। तो अंग्रेजों ने जो दीवानी का रेवेन्यू कलेक्शन के जो ऑफिस हैं, जो हेडक्वार्टर हैं, वो यहां बना दिए, एक मुर्शिदाबाद में और एक पटना बना दिया। और इस क्रम में इन्होंने बड़ी चालाकी से एक दो दीवान, यानी कि भले ही दीवानी का राइट इनके पास है, लेकिन उन्होंने कलेक्शन खुद नहीं किया बल्कि भारतीय लोगों से करवाया, और नायब दीवान यानी उप दीवान के तौर पर इन्होंने बंगाल क्षेत्र में मोहम्मद रजा खान को और बिहार क्षेत्र में राजा सिताब राय को उप दीवान के पद पर नियुक्त किया। आप जाइए, आप कर का उगाही करिए, टैक्स का कलेक्शन करिए, और ज्यादा से ज्यादा कर को कलेक्ट करके हमारे पास लेकर आइए। यानी अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से कर की उगाही करने नहीं गए, टैक्स का कलेक्शन करने नहीं गए, रेवेन्यू का कलेक्शन करने के लिए उन्होंने, धन का कलेक्शन करने के लिए उन्होंने भारतीय उप दीवानों को नियुक्त किया। बंगाल में मोहम्मद रजा खान को और बिहार में राजा सिताब राय को उन्होंने टैक्स कलेक्टर बना दिया। यानी आप जाइए और कर संग्रह करके लाइए। इस संधि से, जो इलाहाबाद की संधि है, इस संधि से मैं फिर दोबारा बताया था, पुनः फिर लिखा है मैंने, कंपनी को क्या मिला, कंपनी को दीवानी और निजामत, ये दोनों ही अधिकार मिले। निजामत का मतलब यहां प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से है, प्रशासन से है, और दीवानी से मतलब राजस्व संग्रह से है। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो दो तीन जगह मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको रट जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था जरूर एग्जाम में आता है कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। मैंने लिख दिया आपको यहां पर। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको भी कि जो कंपनी राजस्व वसूल करेगी, उसने क्या किया इसके अंतर्गत, जो राजस्व उसके पास आएगा, रेवेन्यू जो आएगा, उसमें से 26 लाख रुपए वो मुगल सम्राट को देगी वार्षिक। यानी साल में मुगल सम्राट को कितने पैसे देने हैं, उसको 26 लाख रुपए देने हैं, यानी इस संधि के बदले में आपके। और जो नवाब है बंगाल का, उसको वह 53 लाख रुपए देगी यहां पर शासन चलाने के लिए, यानी कि निजामत के लिए। इसका बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ। एक मैं आपको और थोड़ी सी बात बताऊंगा यहां पर, वो बड़े काम की है, क्योंकि ये पेपर में आता है कि ददनी प्रथा क्या है। मैंने यहां थोड़ा लिखा है कोने पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था में ददनी व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर वनडे एग्जाम में आ रहा है, IAS और PSET में पूछा गया है। आप पुराने क्वेश्चन उठाएंगे लास्ट ईयर के, वहां मिलेगा आपको ददनी प्रथा क्या है। तो आप देखेंगे ये एक मध्यकालीन व्यवस्था कैसी है, यानी मेडिवल टाइम की व्यवस्था है, यहाँ की नहीं है कि भाई मॉडर्न स्ट्रीम आई हो, ये मध्यकाल में प्रचलित थी। इसके अंदर व्यापारी, शिल्पी और किसानों को अग्रिम धन दे दिया जाता है। इसका मतलब हुआ उनको, व्यापारी वर्ग के लोगों, वैसे ददनी व्यवस्था मध्यकालीन भारत में किसानों को जो अग्रिम धन दिया जाता है, यानी उनकी फसल से पहले ही जो धन उपलब्ध करा दिया जाता है उनको, और उसके बाद फिर उन्हें
अत्यधिक धन देने के लिए एक निश्चित समय पर मजबूर किया जाता है, उसे ददनी व्यवस्था कहते हैं। यानी अग्रिम धन, यानी समय से पहले धन दे दिया जाता है और उनसे आशा की जाती है कि वो निश्चित समय पर उनको उस धन को लौटाएं। इससे कहीं ना कहीं किसान, व्यापारी या शिल्पी अंग्रेजों से बंध जाते थे, उनसे आपके एक प्रकार से उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण ददनी व्यवस्था माने किसानों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इनके लिए बनाई गई एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत इन लोगों को, मैं लिखा है, शिल्पी को, व्यापारी को, किसान को अग्रिम धन दे दिया जाता है और उनसे एक निश्चित समय पर धन की आशा की जाती है। इसे कहते हैं दंडी व्यवस्था। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर जो द्वैध शासन व्यवस्था है, मैंने जो बताया आपको, इसके दुष्परिणाम क्या हुए, तो बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा आपके। इसका दुष्परिणाम सबसे बड़ा यह हुआ कि बंगाल में घोर अकाल पड़े, यानी कि यहां से 1765 से लेकर के मात्र 70 तक ही, केवल आपके 5 वर्ष के भीतर ही पूरा बंगाल इतना गरीबी की चपेट में आ गया, अकालों की चपेट में आ गया। 69-70 का अकाल, 69-70 का अकाल, इसे कौन भूल सकता है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके अगले वर्ष यानी 1771 में 10% लगान और बढ़ा दिया, तो किसानों पर और बोझ पड़ा। किसान खेती बाड़ी छोड़ने लगे, अकालों का दौर था, लूट का दौर था। इसका लाभ यह हुआ कि इससे कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत अधिक शक्तिशाली हो चले, वो ताकतवर हो चले आपके, क्योंकि उनके पास धन आया और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि खुद धन की उगाई नहीं करी, उन्होंने भारतीय लोगों को धन की उगाई के लिए नियुक्त किया। और दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि एक और अंग्रेजों को इससे मुनाफा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर जो निजामत का अधिकार है, प्रशासन का अधिकार नवाब के पास मिला हुआ है, तो नवाब चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर पाया। उसको अधिकार तो दिए गए, पर उसका धन इतना कम था कि उसे एक बेहतर व्यवस्था वो लागू नहीं कर सकता था। इसीलिए जनता की नजरों में वो खलनायक बन गया। और मैंने कहा है, नवाब की स्थिति यहां तक आते आते 1772 तक आते आते, यहां लिख दूंगा उसको, यानी व्यवस्था यहां तक रही है आपके। मैं इसको बताऊंगा आपको, ये जो व्यवस्था है, जो आपकी द्वैध शासन व्यवस्था है, ये यहां से 1765 से लेकर यहां 72 तक रही है। और इस व्यवस्था का जो अंत हुआ है वो 1772 में हुआ यहीं पर। और किसने किया है इसका अंत? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन आता है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इस व्यवस्था के बाद जैसे ही हमारे यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या आया? रेगुलेटिंग, इसको रट लेंगे थोड़ा सा, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। यहां पर आया आपके, ये रेगुलेटिंग एक्ट है जो यहाँ 1773 में आया है। इसके द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग ने अब क्या बना दी? एक सारे भारतीय उपदीवानों को हटा दिया। अब उसने एक राजस्व परिषद, क्या किया है? एक राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल का गठन किया। और उसने प्रशासन का अधिकार सीधे अपने हाथों में ले लिया, यानी प्रशासन भी उसकी मुट्ठी में और रेवेन्यू पावर भी अपने हाथों में ले लिया आपके। उसके लिए काउंसिल बना दी और सारे भारतीय उपदीवानों को इससे हटा दिया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, बहुत, उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएंगे कि इलाहाबाद की पहली संधि यदि 12 अगस्त 1765 को हुई, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि किस वर्ष हुई और इलाहाबाद की दूसरी संधि किस किस के मध्य हुई? यानी कि कंपनी, एक और कंपनी है, तो कंपनी की ओर से कौन है और दूसरी ओर भारत की ओर से कौन व्यक्ति था जिसने इलाहाबाद की दूसरी संधि पर अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर किए? वो दो लोग कौन हैं जिन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किए? एक प्रश्न मैंने बताया, मेरा उद्देश्य द्वैध शासन व्यवस्था से यानी दीवानी और निजामत के अधिकारों से। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। इसका उत्तर आपने उत्तराखंड बताया, जिन बच्चों ने बताया है वो सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला यानी एआई, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर कौन सा है? मध्य प्रदेश उत्तर है इसका। यानी एआई को पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
मध्य प्रदेश है। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पूछा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किसके मध्य हुई, इसका उत्तर बताइए मुझे जल्दी तेजी से कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और ज्यादा ज्यादा मेरी देसी भाषा है कि भर भर के कमेंट करिए, आपको अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा ज्यादा लोगों से शेयर करिए। आप सब लोग इस वीडियो पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोगों के भविष्य की कामना करते हुए कि आप लोग सब खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे आपके। और मैं कल नए वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए एक नए अंदाज में, और वो करंट अफेयर पर और पैट सीरीज पर विशेष तौर पर होगा। और सीजीएल के लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए, वो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे इतिहास के पन्नों से, ऐसे ही मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स पर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय राज्य व्यवस्था पर, और उसके बाद भारत के भूगोल पर एक विशेष सीरीज चालू करने वाला हूं। अभी मैंने एक ऐसे अंदाज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के पन्नों से चर्चा की है, इसलिए सब लोग आप इस वीडियो बने रहेंगे। और शाम के टाइम में 8 बजे वीडियो डाल रहा हूं डेली, और आगे मैं आपको एक सुबह के टाइम में 12 बजे वीडियो डालूंगा नियमित तौर पर। इसलिए सब लोग आप इस वीडियो बने रहेंगे, और फिर कह रहा हूं लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपका प्यार और दुलार मुझे निरंतर मिलता रहे। इन्हीं आपके कल्याण की कामना करते हुए इस पंचायत में आज के लिए इतना ही। आप लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।